नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो पिछले एक हफ्ते से दोस्तों हमारी YouTube पर क्लासें नहीं आई, जिसका कारण कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, जिस कारण मैं वीडियो नहीं आ पाया। और मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जहां नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। और जैसे कि हमारा इतिहास की क्लास चल रही थी, और इतिहास में हम सबसे पहले हम इतिहास की जो हमारी जानकारी के स्रोत है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो, और चाहे वो विदेशी यात्रा वृत्तांत हो, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले दोस्तों आता है आपके पास पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको बताया है कि कितने ये महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास की जानकारी के लिए, क्या क्या हम इनसे जानकारी इकट्ठा करते हैं। और उसमें मैंने आपको अभिलेखों के बारे में पढ़ाया था, जो प्रमुख अभिलेख हैं उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्तंभ लेखों को। तो स्तंभ लेखों की क्लास भी हमारी आज एक ही क्लास चलेगी, क्योंकि स्तंभ लेख दो भागों में पढ़ते हैं हम। एक है जो भारत के प्रमुख स्तंभ लेख हैं, और दूसरे हम अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ते हैं। तो जब हम अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ेंगे तो हम मौर्य वंश में ही उसको पढ़ेंगे। जब हम मौर्य वंश पे जाएंगे तो उस समय हम अशोक के अभिलेखों या स्तंभ लेखों को पढ़ेंगे। और अभी हम केवल स्तंभ लेखों को, जो भारत के प्रमुख स्तंभ लेख हैं, उनके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो स्तंभ लेखों का महत्व दोस्तों आपको पता है कि स्तंभ लेखों से हम उस समय के समाज, संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, युद्ध कलाएं, कौन कौन सा उस समय का समय था, कौन से उस समय राजाओं थे, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो आपको पता हो ही जाएगा। आप इसको लिख भी देंगे कि स्तंभ लेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो स्तंभ लेखों से हमारे उस समय की जो पूरी सामाजिक, भौगोलिक, चाहे कुछ भी हो, उस समय की जो जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम स्तंभ लेखों में पढ़ेंगे तो सबसे पहला एक स्तंभ लेख आता है, जिसको कहते हैं हम मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख। तो मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में है। तो जो मेहरौली स्तंभ लेख था दोस्तों, वो मूल रूप से उदयगिरी, जो विष्णुपद एक पहाड़ियां पड़ती है उदयगिरी में, जो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर ये मेहरौली स्तंभ लेख था। और इसको इतनी जानकारी तो नहीं है कि इसको जो मध्य प्रदेश से इस स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लाया, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमें इतना जानकारी है कि जो मेहरौली स्तंभ लेख है वो गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश के एक महान सम्राट हुए जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर आपके पास प्रश्न आएगा कि मेहरौली स्तंभ लेख किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का यह स्तंभ लेख है, और ये दिल्ली के क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार के जो परिसर में, वहां पर इसको विराजमान किया गया है। और इसके बारे में जो गुप्त वंश की पूरी जानकारी मिलती है हमें, और चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार था, चंद्रगुप्त की जो नीतियां थी, जो चंद्रगुप्त का पूरा क्षेत्रफल था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इनका जो सप्त सिंधव, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध विजय रही दोस्तों, सप्त सिंधव विजय, सप्त सिंधव विजय, और एक बंगाल विजय, बंगाल विजय। तो अगर आपसे प्रश्न पड़ता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सप्त सैंधव विजय और बंगाल विजय किस अभिलेख में उत्कीर्ण है, तो आप उसका उत्तर करेंगे मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि अभी दिल्ली में है। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख आता है, जिसको कहते हैं हम प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख दोस्तों कौशाम्बी, जिसको हम वर्तमान में प्रयाग कहते हैं, वहां पर पड़ता है। और प्रयाग प्रशस्ति भी गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश के एक महान सम्राट हुए जिनका नाम हमें इतिहास में, जिन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का आपका प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त के जो पूरे वंश और समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार के बारे में हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों, वो मुख्यतः काव्यात्मक शैली है। तो जो शैलियां होती है दोस्तों, वो मूल रूप से दो शैलियां होती है, एक होती है काव्यात्मक शैली और दूसरी होती है विदर्भी शैली। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। और काव्यात्मक शैली वो होती है जिसमें व्याकरण के नियम होते हैं, जिसमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, व्याकरण के नियम होते हैं, वो सभी काव्यात्मक शैली में होते हैं। और समुद्रगुप्त के एक महान लेखक, कवि हम कह सकते हैं हरिशैन। तो काव्यात्मक शैली में जो हरिशैन ने इस प्रशस्ति पे लिखा है, वो हरिशैन ने लिखा है, और किस उसमें लिखा है, काव्यात्मक शैली में लिखा है। उसके बाद दोस्तों आपका एक और स्तंभ लेख आता है, जिसको कहते हैं हम बौद्ध स्तंभ लेख। बौद्ध
स्तंभ लेख। तो बौद्ध स्तंभ लेख भी, इसमें मुख्य रूप से कुछ जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इसमें केवल हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और शुंग वंश के एक महान सम्राट थे दोस्तों वासुदेव। तो जो शुंग वंश का इतिहास है वो हमें बौद्ध स्तंभ लेख से देखने को मिलता है। कौन सा वंश? शुंग वंश। उसके बाद दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण अभिलेख आता है जिसको कहते हैं हम मथुरा स्तंभ लेख। तो मथुरा स्तंभ लेख आपका यूपी में पड़ता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो आप लिख सकते हैं मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख भी गुप्त वंश से संबंधित है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समय का है। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख है और इसमें जो मुख्य बात की गई है दोस्तों वो कही गई है जो गुप्त संबंध है हमारा। हर एक शासन, जो प्राचीन भारत में जो शासक रहे होंगे उनका अलग अलग संबंध चलता है। जैसे गुप्त वंश का गुप्त संबंध चलता है और शक वंश का जो विक्रम संबंध है वो चलता है और कुषाणों का शक संबंध चलता है। तो अलग अलग राजाओं का अलग अलग संबंध चलता है और उसी स्तर पर जो गुप्त वंश का जो पहला वर्ष है वो हमें मथुरा स्तंभ लेख से पता चलता है। उसके बाद आते हैं आपका दोस्तों ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख दोस्तों मुख्य रूप से तीन है। एक है भानुगुप्त का, एक है समुद्रगुप्त का और एक है बुद्धगुप्त का। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ऐरण अभिलेख है, ऐरण अभिलेख दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है क्योंकि ये गुप्त वंश से संबंधित है और ये भानुगुप्त का है। तो भानुगुप्त जब अपने क्षेत्र विस्तार कर रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो उनके एक बड़ी प्रसिद्ध, और भानुगुप्त और जो गोपराज इनका एक मित्र था, उन दोनों की बहुत ही गहरी मित्रता थी। और भानुगुप्त के समय वो क्या पता कुछ मंत्री भी रहे होंगे। तो भानुगुप्त और गोपराज की बहुत ही अच्छी मित्रता थी और वो उनके लिए लड़ाइयां भी लड़ते थे। जो गोपराज थे वो भानुगुप्त के लिए लड़ाइयां लड़े थे और एक ऐसी लड़ाई में इनके मित्र गोपराज की मृत्यु हो गई और गोपराज की जब मृत्यु होगी तो उनकी पति सती हो गई थी। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वो हमें ऐरण अभिलेख से मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का है कि ऐरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और किसकी पति सती हुई थी इसमें? गोपराज के। और गोपराज कौन था? गोपराज था भानुगुप्त का मित्र और ये 510 ईस्वी का है। इसके आप डेट लिख सकते हो, ये 510 ईस्वी का है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका दूसरा ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख ये किसका है? ये भी गुप्त वंश से संबंधित है और ये समुद्रगुप्त का है। और एक दूसरा ऐरण अभिलेख आता है, तीसरा ऐरण अभिलेख आता है आपका, और वो आपका किसका है? बुद्धगुप्त का। तो ये तीनों दोस्तों, जो तीनों ऐरण अभिलेख हैं, ये गुप्त वंश से संबंधित है। तो गुप्त वंश में अलग अलग मिथ्या है दोस्तों। कोई बोलता है कि वो नहीं है, कोई बोलता है वो है कि नहीं है, अलग अलग मान्यता देते हैं। लेकिन जो समुद्रगुप्त का वो ऐरण अभिलेख है दोस्तों, इसमें जो शैली है जो विदर्भी शैली में है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक काव्यात्मक शैली होती है, एक होती है विदर्भी शैली। तो विदर्भी शैली ऐसी होती है जो हमारे आम बोलचाल में होती है। माना हमारे जैसे आपके उसमें होता है कि अगर आपको पेपर में कोई प्रश्न आ गया कि पर्यावरण पर निबंध लिखिए, तो पर्यावरण पर निबंध आप कैसे लिखते हो? छंद अलंकार का प्रयोग करते हो? नहीं करते हो, अपनी आम बोलचाल में लिखते हो। तो वही विदर्भी शैली होती है। विदर्भी शैली आसान भाषा में लिखी जाती है और जो समुद्रगुप्त से संबंधित है ऐरण अभिलेख। उसके बाद दोस्तों आपका एक दो अभिलेख और आते हैं जिसको बोलते हैं हम भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख। और एक और आता है जिसको कहते हैं हम बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख। तो बिहार अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त, तो ये भी गुप्त वंश से संबंधित है। तो स्कंदगुप्त के दो स्तंभ लेख मिलते हैं हमें, भीतरी स्तंभ लेख और बिहार स्तंभ लेख। तो इसमें जो स्कंदगुप्त के जो साम्राज्य विस्तार है, स्कंदगुप्त ने कैसे होड़ों पर आक्रमण किया था, कैसे उसने अपने साम्राज्य विस्तार किया था, और स्कंदगुप्त की जो गौरवशाली उसने विजय की थी उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो एक दोस्तों अभिलेख और आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको कहते हैं हम बिलसड़ अभिलेख। जिसको बोलते हैं हम बिलसड़। बिलसड़ स्तंभ लेख।
तो बिलसड़ स्तंभलेख दोस्तों आपका यूपी में पड़ता है। बिलसड़ स्तंभलेख यूपी में पड़ता है और बिलसड़ स्तंभलेख है वो कुमारगुप्त फर्स्ट का है। तो जो बिलसड़ अभिलेख में है इसमें हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की, तो गुप्त वंश की स्थापना की आपकी श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त के बाद जो के बाद क्रमशः कई राजा हुए हैं और कुमारगुप्त फर्स्ट तक जितने भी राजा हुए हैं उसके बारे में हमें बिलसड़ स्तंभलेख के लेख से जानकारी मिलती है। तो बिलसड़ स्तंभलेख किसका है? कुमारगुप्त फर्स्ट का। और इसमें हमें श्रीगुप्त से लेकर कुमारगुप्त तक के जो राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें दोस्तों एक बड़ा प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ जिसका उल्लेख बिलसड़ स्तंभलेख में है, जिसका नाम है ध्रुव शर्मा। तो आप ध्रुव शर्मा के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना। ध्रुव शर्मा एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण था दोस्तों। तो इसका उल्लेख इसमें किया गया है कि कैसे इसने कार्तिकेय मंदिर बनाया था। अब आप कमेंट करके ये बताना कि कार्तिकेय मंदिर किस राज्य में है। तो कार्तिकेय मंदिर निर्माण में इनकी बहुत बड़ी योगदान है ध्रुव शर्मा की, और इन्होंने धर्म संघ का निर्माण भी किया था। तो ये हमें बिलसड़ स्तंभलेख से पता चलता है। दो अभिलेख दोस्तों और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों आपका एक अभिलेख आता है तालकुंडा अभिलेख। तालकुंडा अभिलेख, तो जो तालकुंडा अभिलेख है दोस्तों वो कदम्ब जो इतिहास था, कदम्बों का मूल रूप से जो इतिहास था वो हमें तालकुंडा स्तंभलेख से पता चलता है। और जो तालकुंडा स्तंभलेख है वो मैसूर में है। और मैसूर किस राज्य में है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैसूर हमारे किस राज्य में पड़ता है। तो जो तालकुंडा अभिलेख है, स्तंभलेख है, वो हमें कदम्बों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और कदम्बों का जो मूल रूप से पल्लवों के साथ जो संघर्ष था, कदम्ब इतिहास और पल्लव इतिहास में जब हमें पढ़ने को मिलता है तो कदम्ब और पल्लवों का बहुत ही खतरनाक संघर्ष रहा है इतिहास में। तो वो हमें तालकुंडा स्तंभलेख से पता चलता है। उसके बाद अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख है दोस्तों तो वो है आपका गरुड़ स्तंभलेख। कौन सा अभिलेख? गरुड़ स्तंभलेख। गरुड़ स्तंभलेख दोस्तों आपका विदिशा में पड़ता है। विदिशा आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो गरुड़ स्तंभलेख है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और गरुड़ स्तंभलेख जो हेलियोडोरस है, जो इंडो ग्रीक का निवासी था, इंडो ग्रीक के एक महान सम्राट हुए दोस्तों जिनका नाम था एंटीओलकिडस। तो एंटीओलकिडस के एक राजदूत हुए हैं और जिनका नाम था भागभद्र या हेलियोडोरस। तो इसके स्तंभलेख में हमें जो है वासुदेव एक राजा थे दोस्तों। वासुदेव का पहला प्रमाणीय उल्लेख हमें किससे पता चलता है? गरुड़ स्तंभलेख से पता चलता है। और इसमें बताया गया, इसमें महाभारत का एक श्लोक भी है। अगर आपको पूछा जाएगा कि महाभारत का श्लोक किस स्तंभलेख में है तो गरुड़ स्तंभलेख में आपको महाभारत का एक श्लोक देखने को मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों आप उसको भी नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस अभिलेख में हमें महाभारत का एक श्लोक देखने को मिलता है। तो वो है हमारा गरुड़ स्तंभलेख। तो ये प्रमुख स्तंभलेख थे दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा मजा आया होगा और हमारा लाइक कमेंट